हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आज का ये तीसरा वीडियो होने वाला है। तो पिछले 2 क्लास से हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरैक्ट करके एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो हम लोग देखे थे पिछले 2 लेक्चर में कि जब एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है तो कैसे वो मूव करता है, तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई एक चार्ज पार्टिकल Q है और अगर v स्पीड से इधर मूव कर रहा है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में बहुत सारा, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा QV क्रॉस B। और यही अगर हम वायर की बात करें, एक ऐसा वायर जिसमें करंट है, उसका लेंथ L है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, तो जैसे कि यहाँ पे चार्ज मूव करने पे इस पे फोर्स लगा, तो यहाँ पे भी तो बहुत सारे अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तभी तो करंट बना। तो इस वायर पे भी फोर्स लगना चाहिए और वो इतना लगता है IL क्रॉस B। हम लोग पिछले लेक्चर में यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जाता है पूरा डेरिवेशन हम लोग देखे थे। फिर हम लोग अब इस पे आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चन है इस पे, उसे देखते हैं। ये रहे 4.1। तो क्वेश्चन देखिए, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है। एक स्ट्रेट वायर है और जिसका मास 200 ग्राम है, उसका लेंथ, वायर का लेंथ 1.5 मीटर है, उसमें करंट 2 एम्पियर है। इट इज सस्पेंडेड, ये हवा में लटका हुआ है, इन मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इस करंट कैरिंग वायर को हवा में लटकाए हुए है। चलिए मान लेते हैं ऐसा वायर हवा में है। ठीक, इसमें करंट है I, इसका लेंथ L है, इसका मास M है। तो इस मास की वजह से ये नीचे हमारा ग्रेविटी, ये हमारा अर्थ इसे खींच रहा है। कितनी ताकत से? mg ताकत से। पर ये नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आसपास है कि इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। अब इतनी सारी बातें तो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद से समझना है। बस इसमें ये बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इसे हवा में लटका दिए हैं। तो अर्थ नीचे खींचेगा, पर हम मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लगाए हैं आसपास रीजन में कि जिसकी वजह से इस mg को काउंटर कर रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स। हम इतना सब कुछ रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा वैल्यू रखे हैं जिससे मैग्नेटिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हो गया। अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड रखा। ठीक है। तो देखिए, आपको फिगर के बारे में ये क्वेश्चन बोला है, तो फिगर का भी हेल्प ले लेते हैं कुछ।
तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, डायग्राम। तो डायग्राम में ये मेरा ये जो प्लेन है, जैसे ये आप टेबल देख रहे हैं, और इस टेबल पे रॉड रखा हुआ है, और टेबल के इनटू विदिन, टेबल के अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिया हुआ है। ये आपका करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर जा रहा है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? तो यहाँ पे हम राइट हैंड कर्ल रूल यूज करते हैं। देखिए, फोर्स बराबर होता है आई एल क्रॉस बी। तो हम अपना राइट हैंड एल की तरफ रखेंगे और एल का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? करंट के डायरेक्शन से। तो इसमें करंट मेरा इस डायरेक्शन में है, तो अपना राइट हैंड लेकर करंट के अलोंग यानी लेंथ के अलोंग अपना डायरेक्शन कर दिए और मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़े। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो अपने हाथ का ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज किए ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़ सके और ऐसे मोड़े। तो ये जो मेरा थंब दिखा रहा है वो इस तरफ दिखा रहा है, थंब इधर दिखाया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स और इधर mg। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स mg को बैलेंस करेगा। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हम बनाए थे, है ना। तो mg से इधर अर्थ खींच रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हम इधर दे दिए इनटू द प्लेन, उसके वजह से इधर मैग्नेटिक फोर्स लगा। यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, हम उनके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, इस पे कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अर्थ मेरा, मान लीजिए ये मेरा मुट्ठी जो है ये अर्थ है, तो इसे इधर खींचा और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर दिए, अर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिए हैं। और ये जो आप प्लेन देख रहे हो रेक्टेंगल, वो ऐसा है। आप यहाँ पे ये मत समझिए कि मैग्नेटिक mg और मैग्नेटिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है, नहीं। mg और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे सेम डायरेक्शन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो mg इस डायरेक्शन में है। जैसे ये जो हम रेक्टेंगल देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है, ठीक। और ये मेरा करंट कैरिंग वायर ऐसे समझिए ऐसे रखा हुआ है, दिख रहा है आपको। और इस साइड अर्थ है जो इस वायर को खींच रहा है इधर की ओर। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे इस डायरेक्शन में नीचे की ओर इधर, जो इस रॉड पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा है इस तरफ, और अर्थ इधर की ओर फोर्स लगा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अब यही समझना है और बस बराबर कर देना है ये ILB को mg के साथ, और यहां से b निकाल लेना है। यहाँ पे IL क्रॉस b, क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा में थीटा जो है मेरा 90 है, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस तरीके से। तो बस आपको वैल्यू रखना है और गुना जोड़ करना है। आगे क्या लिखा है? नोट दैट इट वुड हैव बीन सफिशिएंट टू स्पेसिफाई m/L the mass per unit length of the wire. The Earth's magnetic field is approximately इतना and we have ignored it.
देखिए mg ऐसे है यहाँ पे, और ये मेरा अर्थ है, तो अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और वो ऐसे इंटर कर रहा है। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकला और ऐसे करके ऐसे इंटर किया, जैसे यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही। और वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ऊपर की ओर फोर्स देने में, बट वो बहुत कम है, इसलिए उसका इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे यही लिखा जा रहा है कि अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली इतना, डेट वी हैव इग्नोर्ड इट। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस and the charged particle is moving along the positive x-axis, which way would the Lorentz force be for an electron and for proton? Okay, तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स, इधर जेड एक्सिस और इधर की ओर वाई एक्सिस है, ठीक है। अब कई बच्चे इधर वाई एक्सिस बना देंगे, जो कि गलत है। अगर आपका एक्स इधर है, जेड इधर है, तो वाई अंदर होगा, बाहर नहीं। बाहर वाई निगेटिव होगा, एकदम जरूरी है ये। यहाँ पे अपने मनमानी नहीं चला सकते। ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, ये इस नियम को फॉलो करता है, एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू जेड। तो जो आपने एक्स वाई बनाया है उसमें राइट हैंड रूल लगाओ, तो जो आपको थंब आएगा वो जेड की ओर होना चाहिए। तो हम एक्स की ओर अपना हाथ रखते हैं और वाई मेरा इनटू द पेज है, तो एक्स की ओर हाथ रखें, वाई की ओर मोड़े, तो मेरा थंब इधर आया और जेड ही इधर है। अगर हम वाई इधर रखते हैं तो ये मेरा एक्स है, और वाई की ओर मोड़ने के लिए मुझे ओरिएंटेशन ऐसे करना पड़ेगा हाथ का, और मोड़े, किधर आया जेड, नीचे। पर नीचे जेड नहीं है, नीचे निगेटिव जेड है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक तरीका होता है, अपने मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपका वाई है, ये वाई डैश है, ये आपका जेड डैश है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। मैं बस एक जगह बना रहा हूँ, बस आप समझिए कि हर जगह इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चार्ज पार्टिकल है। अब वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये आगे बताया गया है। तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आगे है, विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, तो जो लॉरेंज फोर्स, जो फोर्स लग रहा है, वो किस तरफ लगेगा। तो फोर्स का तो फॉर्मूला है चार्ज पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला तो करंट कैरिंग रॉड के लिए है ना। तो कितना फोर्स लगेगा, तो देखिए चार्ज पार्टिकल मेरा निगेटिव है, तो यहाँ माइनस और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, विच इज E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और V क्रॉस B करेंगे, V क्रॉस B करेंगे तो इधर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, तो ऐसे मोड़ेंगे तो इधर आया, बट आगे निगेटिव लगा हुआ है। V क्रॉस B करने पे मुझे डायरेक्शन क्या मिला, K कैप। तो हम अगले स्टेप में ऐसे लिखेंगे, माइनस E, और V क्रॉस B करने पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, VB साइन थीटा, है ना। A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा। तो ये तो
ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट करने पे जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड है, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एन कैप करके डायरेक्शन लिखते हैं। यहाँ पे हमें डायरेक्शन मालूम है विच इज के कैप, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आगे माइनस लगा हुआ है और ये के कैप है, तो यानी ये माइनस के कैप के अलॉन्ग फोर्स लगेगा इधर। समझ में आई बात? अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता तो हम कहते हैं फोर्स के कैप में लगा है। ठीक है, ओके। तो नेगेटिव के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के कैप, और फॉर प्रोटॉन डायरेक्शन हो जाएगा के कैप। तो राइट हैंड रूल लगाते हो तो जो आपका डायरेक्शन आता है वो पॉजिटिव के बेसिस पे आता है, पॉजिटिव के लिए आता है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो आप उल्टा ले लो, जो डायरेक्शन आएगा राइट हैंड रूल से उसका उल्टा डायरेक्शन फोर्स का होगा अगर नेगेटिव चार्ज है तो। दैट्स ऑल, ओके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, इतना तो हमें पता चल गया, पर किस तरह का मूव करते हैं, किस रास्ते से वो चलते हैं, ये देखते हैं कैसा उनका रास्ता होता है। We will now consider in greater detail the motion of a charge moving in a magnetic field. We have learned in mechanics that a force on a particle does work if the force has component along the direction of motion of the particle. यहाँ बोला जा रहा है कि हम लोग मैकेनिक्स क्लास 11th में पढ़े थे कि किसी पार्टिकल पे फोर्स लगता है तो काम होता है ना। किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाओगे और वो डिस्प्लेस करेगा तो कुछ वर्क जनरेट होगा। इफ द फोर्स हैज कंपोनेंट अलोंग और ओपोज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है और पार्टिकल पे मान लो आप इधर फोर्स लगाए और इसी डिस्प्लेसमेंट किया कुछ इस डायरेक्शन में, तो वर्क होगा। इफ फोर्स का कोई कंपोनेंट इसके मोशन के अलोंग हो या ओपोजिट में हो, अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट इसके मोशन के अलोंग या ओपोजिट में नहीं है तो वर्क नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, हमने फोर्स इधर लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट इधर किया, विच इज इम्पॉसिबल। अगर आपने इधर फोर्स लगाया है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो ही नहीं सकता। ये डिस्प्लेसमेंट पक्का किसी और फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट किसी और फोर्स की वजह से हो रहा है, वो काम कर रहा है, कोई और एजेंट काम कर रहा है, ये वाला फोर्स से कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, अगर इस वाले फोर्स की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में चलने लगे तब कहेंगे कि इस वाले फोर्स का वजह से काम हुआ है। ठीक है, तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है और फोर्स का कोई कंपोनेंट उसके मोशन के अलोंग है तो वर्क कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब जैसे सोचिए आप ही किसी पे आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो बॉडी इधर आ जाए, या इधर से फोर्स लगाएं तो बॉडी इधर आ जाए। कोई ऐसा कैसे सोच सकता है कि हम इधर फोर्स लगाएं और बॉडी यहाँ आ जाएगा? ऐसा तो चमत्कार हो जाएगा। फिर अगर किसी पे इधर फोर्स लगाया बॉडी इधर आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हमारा नेचुरल इंट्यूशन, जो हमारा नेचुरल थॉट है, उसमें भी ये चीज़ नहीं बैठता कि ऐसे कैसे हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो देयर इज सम अदर एजेंट, कोई अदर
करवाने वाला ऐसा है, कोई दूसरा कोई कर रहा होगा काम, इसके वजह से तो ये नहीं हुआ है। तो इसलिए कहते हैं ऐसा कि अगर कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो उस फोर्स का कंपोनेंट, कम से कम कोई कंपोनेंट नहीं तो वो पूरा का पूरा फोर्स उसके मोशन के अलोंग होगा। ठीक है। अब ये बात यहाँ पे डाला है, अब ये इस बात को यहाँ पे क्यों डाला है ये आपको आगे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। ये एनसीईआरटी मोशन ना बताए, चार्ज पार्टिकल में मोशन कैसा करता है वो बात करे, ये फोर्स वगैरह ये वर्क वगैरह की बात क्यों करने लगा। तो आपको थोड़ी देर में खुद फील होगा, आप जरा ध्यान लगाकर सुनते रहिए बात को। इन द केस ऑफ मोशन, in the case of motion of a charge in a magnetic field, the magnetic force is perpendicular to the velocity of the particle. इसलिए ये बात कहा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि चार्ज के मोशन में भी कुछ ऐसा ही झोल होता है, कुछ ऐसा ही गड़बड़ी होता है। चार्ज के मोशन में जब मैग्नेटिक फील्ड आसपास होता है तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक फोर्स वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। ये सब तो हम लोग जानते हैं कि मान लो इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल इस तरीके से इधर जा रही है, या फिर ऐसा नहीं रखते हैं, ऐसा रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ताकि समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आप भी क्रॉस बी करके देख सकते हैं, इधर भी है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मुझे हाथ ऐसे करना पड़ेगा। देखिए ऊपर की ओर फोर्स आया है ना, तो ऐसा रखते हैं, 1 मिनट, मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से रखते हैं। तो अगर भी इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो ऊपर की ओर फोर्स आएगा ये, ठीक है। इस केस में फोर्स अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में फोर्स इधर हो जाएगा। तो ये जो मेरा फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यही बात यहाँ लिखा गया है। So no work is done and no change in the magnitude of the velocity is produced. तो कोई भी काम नहीं होगा और कोई भी no change in magnitude of velocity is produced. तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मेरा मोशन के परपेंडिकुलर है, तो जैसा अभी हमने यहाँ पे आर्ग्यू किया था कि फोर्स अगर परपेंडिकुलर है मोशन से तो वो मोशन उस फोर्स की वजह से नहीं है, वो फोर्स के काम की वजह से मोशन नहीं है। तो वैसा ही यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी है, मोशन है, जो भी, वो इसके वजह से नहीं है, वो इसके वजह से नहीं है। सिंस magnetic force is perpendicular to V, then work done by magnetic force is 0। और वर्क अगर 0 रहेगा तो हम लोग पढ़े हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और अगर ऐसा हुआ तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, है ना। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी सेम रहेगा, यानी सॉरी हम वेलोसिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, स्पीड सेम रहेगा, स्पीड सेम रहेगा।
वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, इसमें हमने सॉरी इसलिए मांगा क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, उसके डायरेक्शन को भी देखा जाता है। तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे इधर फोर्स लगा तो जिसके वजह से इसका स्पीड तो नहीं बढ़ा बट इसका डायरेक्शन बदल गया। कोई भी चीज़, मान लो ये मेरा बॉडी ऐसे जा रहा है और हम इधर से ऐसे धक्का दे दें, परपेंडिकुलरली धक्का दे दें, तो ये इधर जाने के बजाय इधर जाने लगेगा, है ना। फिर इधर से परपेंडिकुलरली धक्का दे दें तो फिर इधर जाने लगेगा, फिर इधर धक्का दे दें तो फिर ऐसे जाने लगेगा। अगर ऐसे ही धक्का लगातार देते रहें मोशन के परपेंडिकुलर में तो स्पीड नहीं बदलेगा पर एक गोल गोल चक्कर लगाने लगेगा। यही चीज़ यहाँ होता है। तो डायरेक्शन बदलता जाता है विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, इसलिए वेलोसिटी वेरिएबल होता है। देखिए ये चार्ज पार्टिकल है, इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अगर इस पे फोर्स ना लगता तो चार्ज पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचते, पर इस पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है लगातार, तो चार्ज पार्टिकल इधर न जाके ऐसे थोड़ा सा खिसक जाते हैं। तो अब चार्ज पार्टिकल इधर जाने लगते हैं ऐसे सीधा, पर फिर V क्रॉस B अब इधर फोर्स लगा, पहले एकदम इधर लग रहा था, अब थोड़ा सा टिल्टेड इधर लग रहा है, फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इधर फिर से फोर्स लगा, तो अब यहाँ न पहुँचने के बजाय यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर इधर फोर्स लगने लगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर में फोर्स लगा तो फिर यहाँ पहुँच गया। ऐसे करते करते एक सर्कुलर पाथ बन जाता है। तो ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है विच इज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन टू द वेलोसिटी, तो इसीलिए इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल, यहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम कर रहा है, पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा है। तो हमने देखा कि वर्क जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब आगे देखा जाए। आगे क्या किताब कह रहा है। So no work is done and no change in magnitude of velocity is produced, though the direction of momentum may be changed. Okay, momentum के बारे में बात नहीं की है। momentum यानी m भी ये चेंज होगा क्योंकि momentum इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये स्पीड पे नहीं वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। ओके, notice that this is unlike the force due to an electric field QE, which can have a component parallel to motion and thus can transfer energy in addition to momentum. यहाँ पे कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे ये अलग है, ये मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड QE फोर्स लगाता था किसी चार्ज पार्टिकल पे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में QE फोर्स लगाएगा और इस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को हमेशा इंक्रीज कराता जाएगा, जिसके वजह से इसके काइनेटिक एनर्जी चेंज इंक्रीज होंगे, है ना। विच कैन हैव अ कंपोनेंट पैरेलल टू मोशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस डायरेक्शन में, पैरेलल नहीं है मान लीजिए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में है ना। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर हो रहा है
तो इसका अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, दैट इज ई कॉस थीटा। तो ये ई कॉस थीटा इस वेलोसिटी को बढ़ाने में काम आएगा, ठीक है। और इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल पे वर्क किया, क्योंकि इसका फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में क्यू ई, पर इस फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो ठीक है, अब इधर भी फोर्स लगने लगा और इधर तो वेलोसिटी था ही, तब ये बॉडी ना इधर ना इधर कुछ इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। आगे देखते हैं क्या बोलता है ये, विच कैन हैव अ कंपोनेंट पैरेलल टू मोशन। वो बी की बात कर रहा है जो कि अभी आपको यहाँ पे बताएं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, एंड दस कैन ट्रांसफर एनर्जी इन एडिशन टू मोमेंटम। एनर्जी ट्रांसफर करेगा और मोमेंटम भी, है ना। इसका मोमेंटम बढ़ाएगा ना, वेलोसिटी बढ़ेगा तो। We shall consider motion of a charged particle in a uniform magnetic field. We shall consider motion of a charged particle in uniform magnetic field. इस चैप्टर में हम लोग जब भी चार्ज पार्टिकल के मोशन की बात करेंगे तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही रखेंगे, घबराने की बात नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे यहाँ पे हम लोग। फर्स्ट कंसिडर द केस ऑफ V परपेंडिकुलर टू B। ओके, चलिए फॉर्मुलेट करना यहाँ सिखा रहा है हमें। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वी शैल कंसिडर अ मोशन। ओके, फर्स्ट कंसिडर द केस ऑफ V परपेंडिकुलर टू B। तो सबसे पहले हमें एक केस दे रहा है, फर्स्ट केस, जिसमें भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फिर अगले केस में भी और बी परपेंडिकुलर नहीं होगा, तब कैसा पाथ होगा। ओके, जब भी बी के परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होगा, और जब नहीं रहेगा तब कैसा होगा। ये दो केस करके हमें यहाँ बताया जा रहा है। फर्स्ट कंसीडर द केस ऑफ भी परपेंडिकुलर टू बी। द परपेंडिकुलर फोर्स क्यू भी क्रॉस बी acts as a centripetal force and produces a circular motion perpendicular to the magnetic field। जैसा हमने बताया अभी, है ना, कि सर्कल में घूमेगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, भी इस डायरेक्शन में, भी तो हमेशा टेंजेंशियल ही होता है ना। इस पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा हमेशा परपेंडिकुलर, दैट फोर्स इज क्यू भी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसे हम mv² r के बराबर भी लिख सकते हैं, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का यही फॉर्मूला होता है। ये m चार्ज पार्टिकल का मास है, ठीक है। द पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कल इफ v एंड b आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर ना होता तो सर्कल में ना रहता। ये v और b के परपेंडिकुलर होने की वजह से ही सर्कुलर पाथ में है। if v is perpendicular to b, then path will be circular। if velocity has a component along b। अब अगला केस की बात किया तो v और b परपेंडिकुलर नहीं है, v का कुछ कंपोनेंट b के अलोंग है, कुछ ऐसा है। v इस डायरेक्शन में है
और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इफ v is not perpendicular to b, तब पाथ कैसा होगा? पाथ विल बी हेलिकल। कुछ ऐसा पाथ होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसा स्प्रिंग जैसा, जिसे हम हेलिकल पाथ कहते हैं। तो क्या है यहाँ पे? तो देखिए, मान लीजिए एंगल थीटा है ये, तो ये भी का कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा विच इज v cos थीटा, और कुछ इस डायरेक्शन में होगा विच इज v sin थीटा। अब जैसा देखिए यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था तो सर्कल में बना। यहाँ पे एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी सर्कुलर पाथ बनना चाहिए। पर कैसे? क्या ऐसा बनेगा? नहीं। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो कैसा पाथ बनेगा जरा देखिए। इस पे कैसा फोर्स लगेगा? तो वेलोसिटी ऐसे है, b ऐसे है, तो v के अलॉन्ग, ये v sin थीटा के अलॉन्ग हम अपना फिंगर कर दिए। हम मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अपना हाथ अभी ऐसे तो मोड़ नहीं सकते, तो ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। ऐसे कर दिए कि ऐसे कर दें। इन दोनों केस में v के डायरेक्शन में ही मेरा फिंगर है, पर ये करना ठीक है क्योंकि ऐसे हम मोड़ सकते हैं b की तरफ। अगर ऐसे हाथ रखते हैं तो इधर b की ओर नहीं मोड़ सकते। तो मेरा थंब किधर आया? नीचे। तो इस चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे है, मान लीजिए ये है चार्ज पार्टिकल ये, तो इसे नीचे की ओर दबाव लगेगा, तो ये नीचे जाएगा और ऐसा ऐसा, जैसे यहाँ पे ऐसे से घूमने लगा, ये ऐसे से घूमने लगेगा। ठीक है, ये वेलोसिटी इधर है तो ऐसे ऐसे, अगर वेलोसिटी इधर रहता तो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एक ये v sin थीटा की वजह से तो सर्कुलर में घूमने लगेगा। ड्यू टू v sin थीटा q will follow circular path। ओके, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा पाथ चार्ज फॉलो करेगा। ओके, अब ये v cos थीटा क्या कंट्रीब्यूट करेगा? ये भी रहेगा, ऐसा नहीं कि इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, इसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? इस v cos थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट चार्ज पार्टिकल पे नहीं लगेगा, क्योंकि रूल है v क्रॉस b, वही वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स बनाएगा जो b के साथ परपेंडिकुलर में है। यहाँ v cos थीटा परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर मतलब जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो, और 0 से लेके 90 के बीच में हो, कुछ 0 या 180 ना हो। तो यहाँ पे तो 0 डिग्री है, v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है, तो ये v cos थीटा की वजह से फोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यू टू v cos थीटा there will not any force on q। q पे कोई फोर्स नहीं होगा, बट ये चार्ज जब b नहीं था तो ये चार्ज को आगे ले जाने का काम कर रहा था। ये v cos थीटा आगे ले जाने को काम कर रहा था, v sin थीटा इधर ले जाने का काम कर रहा था, नेट इधर से भी जा रहा था।
बट अब b आ गया तो v sin थीटा घुमाने लगा और v cos थीटा जो कर रहा था वही करता रहेगा, इधर आगे लेते जाएगा। तो ये v sin थीटा से घुमाया और ये v cos थीटा आगे ले जाने का काम कर रहा है। सो v cos थीटा will make only straight path, ये straight path so v cos थीटा ऐसा लिखते हैं, will make charge particle in will make charge particle remain in a straight path। ओके तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा घूमेगा भी सर्कल में और आगे भी जाएगा, और इन दोनों मोशन को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको ऐसा स्प्रिंग जैसा मोशन देखने को मिलेगा। इसी मोशन को हेलिकल बोलते हैं, हेलिकल मोशन, या इसी पाथ को हेलिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ किताब में दिया गया है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से पाथ को फॉलो करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो मान लो कहीं यहाँ पे हैं चार्ज पार्टिकल, घूमते घूमते यहाँ पे आए, तो यहाँ पे जब आएंगे तो इस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में भी होगा, v sin थीटा इधर होगा और v cos थीटा इधर होगा। हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि v cos थीटा तो कभी बढ़ेगा नहीं, इसको बढ़ाने वाला कोई है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई असर पड़ेगा नहीं, और इस v sin थीटा पे पड़ेगा भी तो सिर्फ डायरेक्शन बदलने के लिए, मैग्नीट्यूड नहीं। तो ये भी हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा। ओके, ये चीजें होती हैं। अब देखिए ये ऐसा एक ऐसा 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 इस रिंग में है, इस पाथ में है, अब फिर अगले जब ऐसे जैसे ही कंप्लीट होगा ऐसा अगले पाथ में जंप कर जाएगा, फिर अगले पाथ में। तो ये दो पाथ के बीच की जो दूरी है इसे हम पिच बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किताब यहाँ क्या लिखा है। Velocity has a component along B, this component remain unchanged। जो component B के along है, यहाँ पे देखिए चार्ज पार्टिकल है, इसका एक component ये velocity B के along है, वो remain unchanged, वो सेम चेंज नहीं होगा। As the motion along the magnetic field will not be affected by the magnetic field। तो वो जो वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वजह से वो चेंज नहीं होगा, जिसके वजह से along the motion along the magnetic field will not affect। जो मैग्नेटिक फील्ड के along वेलोसिटी था, जो मोशन था, वो इफेक्ट नहीं होगा, जैसे जा रहा था वैसे ही जाएगा, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, वो तो उसको सीधा लेते जाएगा। ठीक, द मोशन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बी इज एज बिफोर एज सर्कुलर वन। तो जैसे पहले था परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से इधर फोर्स लगा, एक सर्कुलर पाथ में घुमा दिया, वैसे ही इस भी का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा, देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ हेलिकल, और ये दोनों मोशन मिलके एक हेलिकल पाथ बनाएगा। You have already learned in earlier classes that if r is the radius of circular path of particle, then a force of mv square by r acts perpendicular to the path
टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो अब ये हेलिकल मोशन समझा दिया है। अब एक नॉर्मल बात कर रहा है कि जब कोई सर्कल में मूव करता है तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन है, यहाँ तो सर्कुलर स्ट्रेट दोनों है, यहाँ पे भी है, तो सब में सेंट्रीपिटल फोर्स है। If the velocity v is perpendicular to the magnetic field B, the magnetic force is perpendicular to both v and B and acts like a centripetal force। वही बात कि v और B अगर परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स जो होगा वो सेंटर की ओर होगा। यहाँ पे तो v और B परपेंडिकुलर नहीं है, पर v परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो इस B के परपेंडिकुलर है, और इसलिए इस v परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उसकी वजह से भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। पर उसमें जो mv²/r लिखोगे वहाँ पे ये भी, ये वाला भी नहीं, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला भी रखोगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स रखोगे उस सेंट्रीपिटल फोर्स में भी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रखोगे, बट इसमें जो भी है वही रखोगे जो कि हम यहाँ रखे हुए हैं। ओके, इफ द वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू ओके, ठीक है, एक ही बात बार बार नहीं पढ़ते हैं। एंड एक्स लाइक ओके, इट हैज़ मैग्नीट्यूड QVB। ओके, सो mv²/r और सेंट्रीपिटल मैग्नेटिक फोर्स QVB बराबर करेंगे तो वहाँ से हमें बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे। अगर हम mv²/r और QVB बराबर करते हैं तो मुझे रेडियस का फॉर्मूला मिलेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, जनरल बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं हम अब। ये वेन भी इज परपेंडिकुलर टू बी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो ये मेरा वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर है तो mv²/r हो जाएगा और QVB हो जाएगा, ये v से भी कटेगा तो यहाँ से हमें r बराबर मिलेगा mv/QB। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा घूमने वाला चार्ज पार्टिकल का उतना बड़ा पाथ होगा। ठीक है, द लार्जर द मोमेंटम द लार्जर इज द रेडियस एंड बिगर द सर्कल डिस्क्राइब्ड। जितना ज़्यादा मोमेंटम यानी स्पीड उतना ज़्यादा रेडियस होगा। इफ़ ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी देन v बराबर ω/r। ओमेगा मेरा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो v बराबर क्या होगा, ω/r। तो यहाँ पे ω/r, ये मेरा ओमेगा क्या है, इसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या एंगुलर वेलोसिटी बोलो। इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये ओमेगा को दोनों बोल सकते हो, पर किसी किसी केस में ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो हम इस ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी या फिर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो v बराबर ω/r होता है, यहाँ से ओमेगा हम निकाल सकते हैं। ओमेगा बराबर कितना होता है, 2π/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम ये जानते हैं, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 1/, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2π, और यहाँ पे टाइम पीरियड की जगह 1/, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वही काम किया गया है। ये मेरा भी है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, भी कुछ किताब में ऐसे ही लिखा है और फ्रीक्वेंसी भी कुछ ऐसे ही लिखा है, बहुत ही सटल डिफरेंस है दोनों में, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 2πμ है और ये भी है, तो ओमेगा बराबर 2πμ और ये बराबर हो गया QB/m। ये कैसे हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए
देखिए कैसे हुआ। हम लोग ये जानते हैं v बराबर ओमेगा आर, ठीक है। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले r बराबर एम वी बटे क्यू बी, ठीक। तो यहाँ पे v जो मेरा वेलोसिटी है वहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा आर, और ये r से r कटेगा, है ना, कुछ ऐसा लिखते हैं। ये r ऐसे ही रहने देते हैं, ये एम वी बाई क्यू बी की जगह v की जगह ये रख दिए और इसको r के बराबर किए, ये दोनों कट गया, क्या बचा, ओमेगा बराबर क्यू बी बटे m, और ओमेगा बराबर क्या था, 2 पाई म्यू। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई म्यू बराबर क्यू बी बटे m। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। ये देखिए, ये जो लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन जब आप पढ़ोगे तो ये लाइन वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। अगर ये ना होता तो हम साइक्लोट्रॉन बना ही नहीं सकते। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल सर्कल पाथ में घूमता है और उसका स्पीड हर चक्कर में बढ़ता जाता है, हर एक चक्कर में। तो वेलोसिटी बढ़ता जाता है जिसकी वजह से रेडियस बढ़ता जाता है। r बराबर एम वी बटे क्यू बी, तो v बढ़ता है, r बढ़ता है, बट फ्रीक्वेंसी जो है, घूमने का फ्रीक्वेंसी जो है, टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं होता है। यानी एक चक्कर लगाने में अगर मान लो 5 सेकेंड ले रहा है तो हमेशा 5 ही सेकेंड लेगा, चाहे छोटा पाथ में हो चाहे बड़ा पाथ में हो। ये बात है, और इसी वजह से हम साइक्लोट्रॉन बना पाते हैं। अब ये कैसे बना पाते हैं, इस वजह से साइक्लोट्रॉन का क्या कॉम्बिनेशन है, ये जब हम साइक्लोट्रॉन पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल अभी बस ये माइंड में रखिए कि ये चीज़ हमें जानना है। ये में भी शायद आपको नेक्स्ट क्लास में ही जानने को मिल जाए। यही है साइक्लोट्रॉन, ओके। तो ये बात हम ध्यान में रख लेते हैं नोट, कि यहाँ पे जो मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी वगैरह नहीं है। ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। हेयर, अब ये क्या है, मुझे खुद भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इस तरीके से एनसीईआरटी लिखा है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है। द इंडिपेंडेंस ऑफ म्यू फ्रॉम एनर्जी हैज़ इम्पॉर्टेंट अप्लीकेशन इन द डिजाइन ऑफ, देखो वो बात बोल ही दिया जो भी हम बोल रहे थे, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसी वजह से हम साइक्लोट्रॉन बना पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू फ्रॉम एनर्जी। ऐसा इसलिए लिखा है, एनर्जी यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि एनर्जी स्पीड से ही जुड़ा हुआ होता है ना। तो जो मेरा म्यू है वो स्पीड से डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी के डिपेंड नहीं करता है, तो मतलब एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी। आगे, द टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन इज, ओके। आगे बोला है कि एक चक्कर लगाने में चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, 2 पाई बाई एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये टाइम पीरियड है, ओके। टाइम पीरियड बराबर होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी म्यू। इफ देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हुआ, इट विल मेक द पार्टिकल मूव अलोंग द फील्ड। तो अगर वेलोसिटी का कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो उसकी वजह से पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आगे बढ़ेगा। सिंपल बात है, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अभी जो बात की यहाँ पे वही बात फिर से कर रहा है। चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो ये इसको आगे ले जाने का काम करेगा, ये इसको घुमाने का काम करेगा। ठीक है, वही बात बोला, इट विल मेक द पार्टिकल मूव अलोंग द वेलोप फील्ड एंड पाथ ऑफ द पार्टिकल वुड बी हेलिकल वन। द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच। ओके, पिच की बात किया है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो डिस्टेंस चला है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो डिस्टेंस चला गया है, वो डिस्टेंस पिच कहलाएगा। पर कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की ये डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ कैसे बोला है, डिस्टेंस इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में जितनी दूरी चली गई है उस डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इन वन रोटेशन, डिस्टेंस अलोंग B in one rotation is called pitch। ठीक है, और इस पिच का हम लेंथ निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालें, तो पिच बराबर क्या होता है, पिच डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कौन सा स्पीड, ये पैरेलल की वजह से इधर जाता है ना, ये डिस्टेंस किसकी वजह से जाएगा, जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी वजह से इस तरफ दूरी जाएगा, तो v पैरेलल इनटू टाइम। और ये टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड में कितना इस डायरेक्शन में गया, तो v पैरेलल टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/ω, तो यहाँ 2π/ω लिख देते हैं। ओके, अब इस ओमेगा के जगह पे आप ये रख दो QB/m, तो v पैरेलल 2π/QB/m, तो हो गया पिच का फॉर्मूला जो कि यहाँ किताब में दिया हुआ है। देखिए मिलाइए, 2π/m v पैरेलल/QB। द रेडियस ऑफ सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द हेलिक्स। ये जो हेलिक्स मोशन है, हेलिक्स पाथ है, इसका जो रेडियस है वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ हेलिक्स कहलाएगा। सिंपल बात है। और ये इसका रेडियस कैसे निकाले, कमाल की बात है, रेडियस निकालते हैं। तो जब ऐसा पाथ में था, एकदम सर्कल में था, तो रेडियस कैसे निकालते थे, mv/qb करके निकालते थे ना। तो ऐसे में कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी वही फॉर्मूला, बट यहाँ भी के जगह पे ये मेन v नहीं रखेंगे, परपेंडिकुलर v रखेंगे, क्योंकि इसी की वजह से सर्कल बनाया ना, तो v परपेंडिकुलर रखेंगे। तो हेलिकल पाथ में, हेलिक्स पाथ में ऐसा काम करेंगे। ओके, बस जहाँ पे जिस वेलोसिटी की वजह से काम हो रहा है उस वेलोसिटी को रखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ये क्वेश्चन देखेंगे और ये समझेंगे। ये एक तरह का नेचुरल फिनोमिना है, ऑरोरा बोरियालिस, जो हमें कनाडा नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद वेलोसिटी सेलेक्टर और साइक्लोट्रॉन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।